हेलो दोस्तों मुझे ये देख के बहुत ही निराशा होती है कि स्कूलों और इंस्टीट्यूशंस में सालों इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के बाद भी लोगों की इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो पाती। उनका हाथ हमेशा इंग्लिश में तंग ही बना रहता है। इतना समय देने के बाद भी वो स्ट्रगल करते रहते हैं। दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि यहाँ पर इंग्लिश बहुत ही थ्योरेटिकल तरीके से समझाई जाती है। स्ट्रक्चर्स बता दिए जाते हैं, रूल्स बता दिए जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इन स्ट्रक्चर्स का, इन रूल्स का प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल कैसे करना है। अगर ये चीज़ सिखाई जाए तो इंग्लिश ग्रामर लोग सीखेंगे भी और हमेशा उसे याद भी रखेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। और इसीलिए मैं अपने वीडियोस के साथ आया हूँ जहाँ पर मैं इंग्लिश ग्रामर बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊँगा और उनका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगा, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी सीख भी पाएंगे और भूलेंगे भी नहीं। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर अपने वीडियोस में इंग्लिश ग्रामर से जुड़े हुए एक एक एलिमेंट को, हर एक टॉपिक को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ। चाहे वो एलिमेंट कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा, वो टॉपिक कितना भी आसान हो या कितना भी कठिन, मेरे वीडियोस देखने के बाद आपके लिए वो टॉपिक, वो एलिमेंट बहुत आसान हो जाएगा और इंग्लिश समझना, इंग्लिश बोलना, लिखना आपके लिए बहुत सुलभ हो जाएगा दोस्तों। और इसके लिए आपको बना रहना होगा मेरे चैनल के साथ, जिसका नाम है एस लर्न इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है सब्जेक्ट। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि किसी भी सेंटेंस में 3 कंपोनेंट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जिसमें से आज हम पहला कंपोनेंट लेने वाले हैं जो है सब्जेक्ट। बाकी चीज़ें हम बाद में अगले वीडियोस में शेयर करेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सब्जेक्ट होता क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट की मीनिंग कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का वो एलिमेंट होता है जिसके बारे में वो सेंटेंस बात कर रहा है या इंफॉर्मेशन दे रहा है, या अगर सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो उस एक्शन को, उस काम को जो भी एलिमेंट परफॉर्म कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है दोस्तों। जैसे हेमा ने एक नई किताब लिखी, इस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो लिखने का हो रहा है, कौन लिख रहा है? हेमा। तो हेमा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। इसी तरह मैंने यहाँ कुछ और भी सेंटेंसेस लिखे हैं और जो भी वर्ड्स अंडरलाइंड है, हाईलाइटेड है, वो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस के। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब एक, या प्लूरल यानी एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ओके दोस्तों, जो बहुत ही बेसिक लर्नर्स होते हैं, जो इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं, वो अपनी शुरुआत ट्रांसलेशन के साथ करते हैं। वो पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं और उसके बाद बड़े बड़े सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को ढूंढना बहुत आसान होता है क्योंकि वो जनरली शुरू में ही मिल जाते हैं हमको, और वो 1 या 2 शब्दों के ही होते हैं, और इसकी वजह से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना बहुत आसान होता है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे इज़ कि जब सेंटेंसेस बड़े हो जाए, जब सेंटेंस थोड़े बड़े हो जाते हैं तो ट्रांसलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से इंग्लिश लिखना और इंग्लिश बोलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो एक मिसकंसेप्शन जो हमारे दिमाग में है उसको मैं आज निकाल के बाहर फेंक दूंगा आपके दिमाग से। वो ये है कि लोग ये समझते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर में भी वैसा बताया गया है, बचपन से भी सुनते आ रहे हैं, कि जो पहले वर्ड्स होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं। अब इस मिसकंसेप्शन के कारण लोग करते क्या हैं कि पहले वर्ड से ही ट्रांसलेशन शुरू कर देते हैं, जैसे टुनाइट, माई हाउस, दिस बंगलो, इस तरह से वो लिखेंगे एंड देन दे विल स्टार्ट ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस। अब चूंकि उन्होंने गलत शब्द से शुरू किया है और इसीलिए वो ट्रांसलेट कभी कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको क्या बताया कि इंग्लिश में जो सबसे पहला वर्ड होता है वो सब्जेक्ट, पहला वर्ड मतलब जो सबसे पहला पार्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो इफ़ यू वांट टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस इनटू इंग्लिश, or if you want to speak any sentence, any Hindi sentence into English, you will have to first find the subject. Okay, firstly you have to find the subject of the sentence.
और वहाँ से शुरू करिए। दोस्तों सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए जो सबसे कारगर तरीका होता है, मैं आपको आज सब्जेक्ट फाइंड करने का सबसे कारगर और सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों। इसके बाद सब्जेक्ट ढूंढने में आपको कभी परेशानी नहीं होगी। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है कि उस सेंटेंस में सबसे पहले आप वर्ब को ढूंढिए। आप देखिए कि उस सेंटेंस में कोई वर्ब हो रही है क्या, कोई एक्शन हो रही है क्या। अगर एक्शन हो रही है तो उसको करने वाला भी कोई ना कोई होगा, और वही तो है हमारा सब्जेक्ट। दूसरी खास बात कि सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले आता है, तो अगर आप वर्ब को ढूंढ लेंगे तो सब्जेक्ट भी उसके पहले आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस में दोस्तों, हमेशा याद रखिए आज के बाद, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ट्रांसलेशन करना है तो सबसे पहले वर्ब ढूंढिए। वर्ब ढूंढने के बाद सब्जेक्ट का पता लगाना बहुत आसान होता है। चलिए इस सेंटेंस में ढूंढते हैं, आज रात 9 बजे के बाद हम डिनर करेंगे। क्या, अब यहाँ पर हमको वर्ब दिख गई, करेंगे। एक्शन क्या हो रही, करेंगे। क्या करेंगे, डिनर। डिनर कौन करेगा, हम करेंगे दोस्तों, हम। तो ये जो वर्ड है हम, ये सब्जेक्ट है। तो अभी हम ट्रांसलेशन करना कहाँ शुरू कर रहे थे, आज रात से। अब हमको पता चला कि नहीं, सब्जेक्ट तो हम है। अब आंख बंद करिए और यहाँ लिख दीजिए हम। ये मिल गया आपको सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर हो दोस्तों। चलिए अब हम अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मेरे घर के सामने वाले कमरे की खिड़की बहुत बड़ी है। अब यहाँ देखिए कोई एक्शन वर्ड है क्या, कोई एक्शन वर्ड नहीं दिख रहा है। अगर एक्शन वर्ड नहीं है तो फिर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी। बहुत सिंपल है दोस्तों, कोई ना कोई वर्ब होगी, चाहे मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, कोई ना कोई वर्ब तो ज़रूर होगी। यहाँ मिल गई अपन को एक हेल्पिंग वर्ब है। अब वर्ब मिल गई, अब हमको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कहाँ होगी, वर्ब के पीछे कहीं ना कहीं पहले। मेरे घर के सामने वाले कमरे की खिड़की बहुत बड़ी है दोस्तों। किसके बारे में बात हो रही है, खिड़की के बारे में बात हो रही है। क्या मेरा घर बहुत बड़ा है, नहीं। क्या मेरा कमरा बहुत बड़ा है, नहीं। क्या बड़ी है, खिड़की बड़ी है। तो अल्टीमेटली दिस होल सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट द विंडो। तो जो सेंटेंस है वो क्या है, द विंडो। सॉरी, जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द विंडो। ओके। तो अगर आप अभी तक ये सोच रहे थे कि मेरे घर या मेरे कमरे या कहीं और से हम सेंटेंस का ट्रांसलेशन शुरू करेंगे, तो दैट वाज रॉन्ग। सेंटेंस का ट्रांसलेशन कहाँ शुरू होगा, द विंडो से, क्योंकि सब्जेक्ट वो है। अब दोस्तों यहाँ पर भी देखा जाए तो एक मिसकंसेप्शन और है दोस्तों। आप, उम्मीद है कि आप डायरी और पेन लेकर के बैठे होंगे, ताकि मैं जो भी पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ खासतौर पर बीच बीच में, उनको आप नोट करते चलिए। ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है दोस्तों। एक मिसकंसेप्शन और है लोगों के मन में, वो ये समझते हैं कि सब्जेक्ट एक या दो शब्दों का ही होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। सब्जेक्ट एक से लेकर के कई शब्दों का हो सकता है। डिपेंड करता है कि उस सब्जेक्ट के अंदर कितने वर्ड्स आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो सेकंड एग्जांपल है, इसमें आपको बहुत मदद करने वाला है ये चीज़ समझने में। खिड़की तो ठीक है बड़ी है, लेकिन कौन सी खिड़की बड़ी है, सामने वाले कमरे की खिड़की। वो सामने वाला कमरा कहाँ है, किसके घर का है, मेरे घर का। तो एक्चुअली जो मेन सब्जेक्ट है वो खिड़की है, लेकिन ये पूरा जो यहाँ से जो पूरा ये फ्रेज़ बन रहा है, जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस बन रहा है, ये पूरे सेंटेंस का ही हिस्सा है। इट इज़ द कंप्लीट सेंटेंस, मेरे घर के सामने वाले कमरे की खिड़की। तो इसको अगर हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो एक चीज़ याद रखिए दोस्तों कि इस पूरे वर्ड्स के कॉम्बिनेशन में बीच बीच में प्रपोजिशन आया हुआ है, के और की। ये प्रपोजिशन कहलाते हैं। जब कभी भी प्रपोजिशन हो तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन ऑपोजिट हो जाता है दोस्तों। तो इसको हम अगर ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा, द विंडो ऑफ द फ्रंट रूम ऑफ माय हाउस। ये हो गया पूरा सब्जेक्ट, द विंडो से लेके हाउस तक। दिस इज द कंप्लीट सब्जेक्ट। खिड़की, द विंडो इज द मेन सब्जेक्ट एंड दिस इज द कंप्लीट सब्जेक्ट। तो आंख बंद करिए और इसको लिख दीजिए। नाउ तीसरा सेंटेंस, तीसरा एग्जाम्पल जो यहाँ लिखा हुआ, इस बंगले का उद्घाटन पिछले साल एक सरकारी अफसर ने किया था। यहाँ पर भी अगर कोई ये समझता है कि ये सब्जेक्ट है और यहाँ से अगर ट्रांसलेशन शुरू कर देता है तो वो जीवन भर बैठा रहेगा और ये ट्रांसलेशन कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट के लिए वर्ब ढूंढिए। वर्ब क्या हो रही है यहाँ पर, किया था, क्या किया था, उद्घाटन किया था। अब वर्ब मिल गई। अब आपको ये देखना है कि वर्ब किसने किया, वो एक्शन किसने किया, उद्घाटन किसने किया, एक सरकारी अफसर ने।
अब आँख बंद करिए और लिख दीजिए यहाँ पर अ गवर्नमेंट ऑफिसर, क्योंकि यही है आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट। और अब आप ट्रांसलेट कर सकते हैं आगे बढ़ करके। तो दोस्तों ये चीज़ें जो सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताना था वो आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब आपके लिए सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना मुश्किल नहीं होगा और अब आप कभी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन पहले शब्द से करना शुरू नहीं करेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। किसी भी हिंदी सेंटेंस को अगर इंग्लिश में बोलना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे आप। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए इन सेंटेंसेस को पूरा लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है मन ही मन में आपने ट्रांसलेट करना शुरू तो कर ही दिया होगा। तो जो इसका तरीका है वो तो हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आपके लिए फ़िलहाल ट्रांसलेट कर देता हूँ। आज रात 9 बजे के बाद हम डिनर करेंगे। वी विल हैव डिनर आफ्टर 9 o'clock tonight। अगला, मेरे घर के सामने, द विंडो ऑफ द फ्रंट रूम ऑफ माई हाउस, एक ही खिड़की है, इज़ बहुत बड़ी, वेरी बिग। एंड द ट्रांसलेशन ऑफ द थर्ड सेंटेंस, अ गवर्नमेंट ऑफिसर inaugurated this bungalow the last year। तो ये ट्रांसलेशन हो गया दोस्तों। उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और अब सब्जेक्ट को आपके लिए ढूंढना और ट्रांसलेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।